नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के कुरार पुलिस स्टेशन के अंदर, क्योंकि खबर है डॉन छोटा राजन से जुड़ी हुई। तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन के जन्मदिन के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि जन्मदिन का बैनर लगाने वाले कबड्डी प्रतियोगिता की आड़ में छोटा राजन के नाम पर जबरन वसूली कर रहे थे। मुंबई के इसी कुरार पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है एक व्यापारी की शिकायत के बाद। वहीं इसी के साथ छोटा राजन के भाई का बयान सामने आया है, जिन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर जन्मदिन मनाना किसी का अपराध कैसे हो सकता है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन मुंबई में अब भी उसके नाम की दहशत का इस्तेमाल धन उगाही के लिए किया जा रहा है। ये बात दबी रहती, लेकिन 13 जनवरी को छोटा राजन के जन्मदिन की होर्डिंग लगाने से सारा राज खुल गया। पूछताछ के दौरान ये एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया। उसमें से एक इमिटेशन व्यवसायी के उसने एक्सटॉर्शन का कंप्लेंट दिया। वो कंप्लेंट के ऊपर 5 आरोपी के ऊपर अपन एक एक्सटॉर्शन का केस दर्ज किया और उसमें 5 जन को अरेस्ट किया है। मलाडपुर में छोटा राजन के जन्मदिन की होर्डिंग लगते ही कुरार पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पहले होर्डिंग हटाई, फिर उसे लगाने वालों को तलब कर जब पूछताछ शुरू की तो उनके पास से छोटा राजन की तस्वीर वाली रसीद बुक मिली। पता चला कबड्डी प्रतियोगिता के नाम पर वसूली की जा रही थी। मलाड की ही तरह चेंबूर में एक शख्स ने छोटा राजन के जन्मदिन का केक काटकर वीडियो वायरल किया था। पुलिस ने नीलेश पराडकर को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अदालत से तुरंत जमानत हो गई। इस बीच छोटा राजन के भाई दीपक निकालजे ने सवाल पूछा है कि किसी का जन्मदिन मनाना कैसे अपराध हो सकता है। जन्मदिन था, जन्मदिन मनाते, भाई है तो मनाए, बुरा कोई बात नहीं। और कोई किसी को चाहता है और वो उनका जन्मदिन मनाते तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। साल 2015 में इंडोनेशिया से भारत लाए जाने के बाद से ही छोटा राजन तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसके कुछ गुर्गे अपनी वसूली के लिए उसके नाम की दहशत आज भी भुनाने में लगे हुए हैं। सवाल है, ये सिर्फ कुछ लड़कों का काम है या फिर इसके पीछे सीआर यानी कि छोटा राजन कंपनी का हाथ है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया। बार क्लब चलते रात को। गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला राज्य में चल रही बियर बार को लेकर लिया है। सीएम गहलोत का कहना है कि गली गली में बार खुल रहे हैं, रात को 3-4 बजे तक ये खुले रहते हैं। इसे रेगुलेट करने का तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी ये तय किया गया है कि बार चलाने वाले रात 11:30 से 12 बजे के पहले तक इसे बंद कर दें। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान का पहले ही 8 बजे का फैसला किया जा चुका है। यदि कोई दुकान 8 बजे के बाद तक खुली पाई गई तो थानेदार जिम्मेदार होगा और उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मिल गई तो ये बार क्लब चलते रात को, सुबह 3-4 बजे चलते हैं, गली गली में खुल रहे हैं। वो तो बाद में देखेंगे हम कैसे रेगुलेट करें इनको। अभी हमें तय किया कम से कम रात को 11:30-12 बजे तब बंद करें। वो 12 बजे पहले अपनी दुकान समेट लें, ये कम से कम जाके आराम से घर पे लोग रह सके। और दारू की दुकानें जो है वो मैंने 8 बजे कह दिया है कि ऐसे जो जिम्मेवार होगा जहां दुकानें खुली मिल गई तो उसका असर पड़ा है राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है राजस्थान के अंदर। वाराणसी और उज्जैन की तरह मथुरा में भी यूपी सरकार बांके बिहारी कॉरिडोर बनाएगी, लेकिन मंदिर के पुजारी और आसपास के दुकानदार इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। यूपी सरकार ने 5 एकड़ की जमीन पर सर्वे भी करा लिया है, जहां ये कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कितनी तकलीफ आपको जब आपने सुना कि सब टूटेगा? सब इतनी तकलीफ है मेरे कि मुझे तो मार दो। हम मर जाएंगे। हम अपने बच्चों को भी ले लेंगे, बुलडोजर के आगे बैठा देंगे, हम खुद बैठेंगे बुलडोजर के आगे, लेकिन हम वृंदावन में बुलडोजर नहीं आने देंगे। ये बंद दुकानें और सुनसान गलियां वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की हैं। यहाँ के पुजारी, पंडे, दुकानदार प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। यहाँ के पुजारियों और दुकानदारों ने अपने खून से खत लिखकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को कॉरिडोर न बनाने की अपील की। 70 साल की बुजुर्ग शकुंतला देवी बांके बिहारी मंदिर के ठीक पीछे रहती हैं। हमें देखते ही हाथ जोड़कर रोने लगती हैं। कहती हैं कि कॉरिडोर की वजह से इनका घर टूटा तो बांके बिहारी से दूर हो जाएंगी, इसलिए पहले ही सरकार उन्हें जहर देकर मार दे।
जीवन हमारा यही रहे, यही बड़े भाई, यही हम तनों का हमारा मरण नहीं है जा ठाकुर जी। तो हमें जो सरकार हमें जिंदे रहना है, हमारी वो चला दे भैया और हमारे झेल देखे हमें मार दे। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को बनाने के लिए यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिर के आसपास 5 एकड़ की जमीन चिन्हित की है, जिसमें सब मिलाकर 300 से ज्यादा घर, मकान और कुछ मंदिर भी शामिल हैं, जिनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। सरकार का कहना है कि लोगों को घर और दुकानों का मुआवजा दे दिया जाएगा। सबसे ज्यादा विरोध करने वाले मंदिर के ही महंत और पुजारी हैं। ये गद्दी है, अब गद्दी को अपनी को छोड़ के कहाँ जाएंगे। आज 400-500 वर्ष से हम लोग रह रहे हैं यहाँ, उसका नाश किया जा रहा है, क्या मतलब है। ये विरोध प्रदर्शन देखते हुए मथुरा की सांसद हेमा मालिनी लोगों को समझाने वृंदावन पहुंची थी। हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉरिडोर बने तो वृंदावन एज इट इज रहे। मैं भी चाहती हूँ कि वो प्राचीन काल का जो स्वरूप है वृंदावन का, वो वैसे के वैसे रहे। उसके हिसाब से ही जो कॉरिडोर बनेगा वैसे बनेगा। वृंदावन कॉरिडोर के खिलाफ वृंदावन के पुजारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट 23 जनवरी को सुनवाई करेगा। ये बांके बिहारी मंदिर है वृंदावन का, और इसी मंदिर के दर्शनों में सुगमता हो, सरलता हो, इसके लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के ब्रजवासी इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे तो पुराणों में कहा गया है कि जो श्री कृष्ण के सखा सखी, उनके ग्वाल बाल थे, वही हर जन्म में यहाँ पैदा होते हैं और ब्रज में उनका निवास रहता है। तो वही ब्रजवासी इसका विरोध कर रहे हैं। तो सरकार के सामने चुनौती है कि ब्रजवासियों को भी संतुष्ट करना है, कॉरिडोर भी बनाना है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि मुआवजे की बात नहीं है, बात उनकी आस्था की है, क्योंकि इन्हीं गलियों से, इन्हीं चबूतरों पर श्री कृष्ण कभी खेला करते थे और पैसे मिले भी तो क्या मिले जब भगवान से ही दूर हो गए। सहयोगी जेवियर थॉमस और सौरभ गौतम के साथ वृंदावन से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब में है और 19 तारीख को जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर, उनकी इस पदयात्रा को लेकर पंजाब अलर्ट पर है। बावजूद इसके एक शख्स आज उनके बेहद करीब पहुंच गया। अब सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां चाहती हैं और ऐसा कहा गया है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में कम चलें और कम लोगों के साथ चलें। इसी मामले पर हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए, ये बोला जा रहा है कि 21 पार्टीज को न्योता दिया गया है, तो क्या संदेश लेकर पहुंच रही है भारत जोड़ो यात्रा और आप लोग उसमें शामिल होंगे? सबसे बड़ा संदेश ये है कि जो आज नफरतों का माहौल पैदा किया जा रहा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि भारत एक है, हम सब एक हैं। हमारे धर्म कितने ही हों, हमारी ज़बानें कितने हों, हमारी रास्ता कितना ही हो, मगर हम सब इकट्ठे हैं और हमने इस वतन को इकट्ठे रखना है। वो है इसकी मेन मैसेज जो इस यात्रा की है। सर, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी इशू की जा रही हैं राहुल गांधी को लेकर। बोला जा रहा है कि कुछ एरियाज में उनको पैदल ना चलने की सलाह दी गई है। ऐसा आपको लगता है कि ज़रूरत है या? बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकी मैसेज यूनिवर्सल मैसेज है, हर एक के लिए, वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, कि अगर हम लोग इकट्ठे रहेंगे तो देश मजबूत होगा, इकट्ठे नहीं रहेंगे तो देश मजबूत नहीं होगा। ये मैसेज है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, उसको कायम करना है। सर, एक थोड़ा सा हटके इशू है, जो वहाँ पे जो विलेज डिफेंस कमेटीज़ हैं उन्हें अभी हथियार दिए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसका सिंबल है कि क्या जो प्रशासन है उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, इस करके दिया जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने भी किया था, हमारी हुकूमत में भी था, उस वक्त ये विलेज डिफेंस कमेटीज बनाई गई थी, मगर हमने देखा कि इन लोगों ने ये वेपन लेके अपने ही लोगों पे जुल्म करना शुरू किया था, बल्कि काफ़ी जुल्म किया था उस वक्त। तो फिर हमें इस पे सोचना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने स्कोर सेटल करना शुरू कर दिया और मास्टर बन गए बंदूक लेके। मैं सरकार से कहूँगा, इस पे सोचिए, इसको देखिए, एहतियात से देखिए, कहीं ये ना हो कि वही सूरत फिर हो जाए कि जो पहले हमारे वक्त में इनसे हो गई थी।
सर, अभी केंद्रीय गृह मंत्री गए हुए थे जम्मू, उन्हें रजौरी जाना था लेकिन वो वहाँ पहुँच नहीं पाए वेदर के कारण। वहाँ पर ये बोलकर आए कि 360 डिग्री रिव्यू करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी और कितना रिव्यू करने की ज़रूरत है? देखिए, रिव्यू तो करना है गवर्नमेंट को हर वक्त है, क्योंकि ये टेररिज्म का मामला है और टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए हम लोगों को हर वक्त इसकी तरफ सोचना पड़ता है। आगे कौन सा कदम उठाएं, क्या करें, किस तरह इसको कंट्रोल कर सकेंगे, ये ज़रूरी है। सर, लास्ट क्वेश्चन, ये भारत जोड़ो यात्रा में आप कितना मतलब जम्मू में भी शामिल होंगे? और मैं जा रहा हूँ कल। मैं इनको, हमारे जो बॉर्डर शुरू होता है पंजाब से लखनपुर, वहाँ पे मैं इनको रिसीव करूँगा। दिल्ली के पुराने किले में फिर से खुदाई की जा रही है। कोशिश है कि दिल्ली के इतिहास और अतीत के बारे में और जानकारी हासिल की जा सके। दरअसल पुराना किला को पांडवों से जोड़कर भी देखा जाता है और अब देखा जा रहा है कि इससे जुड़े कुछ प्रमाण मिलते हैं या नहीं। ये गहराई अतीत में दबे इतिहास को खंगालने और जानने को लेकर है। दिल्ली का पुराना किला, जहां मुगल और मौर्य ही नहीं, उससे पहले के साक्ष्य भी मिले हैं। अब नए सिरे से चल रही सफाई और खुदाई इसकी और गहराई तलाशने को लेकर है। मौर्य काल से लेके और मुगल काल तक के लगातार सांस्कृतिक क्रम हमको यहाँ खुदाई में मिलता है। हर काल के यहाँ स्ट्रक्चर्स हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट किस्म की एंटिक्विटीज यहाँ पे हमको प्राप्त हुई है। प्राचीन यदि हम साहित्य की बात करें तो इस स्थल को हमेशा से ही महाभारत के इंद्रप्रस्थ से जो है आइडेंटिफाई किया जाता है और उसी से इसको कोरिलेट किया जाता है। पुराना किला की खुदाई में अब तक निकले सामान यहाँ बने म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब तक 4 बार यहाँ खुदाई हुई है। जो भी मिला सब यहाँ रखा है। सबसे पहली बार 1954 में यहाँ खुदाई हुई, तब शुंग और कुषाण काल के अवशेष मिले। फिर 1969 और 1973 में हुई खुदाई में 8 कालों के अवशेष मिले। 2013 और 2017 की खुदाई में मौर्य काल और उसके पहले के इतिहास का तथ्य मिल चुका है। दिल्ली में पुराना किला ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहां हम लगातार जो है 2500 साल के इतिहास को देख सकते हैं। तो यही प्लान किया गया है कि हर काल के स्ट्रक्चर को ओपन करके, कंजर्व करके लोगों को देखने के लिए इसको खुला रखा जाए। नई खोज को लेकर खुदाई। आज की ये कोशिश अतीत में झांकने की है, पता करने की है कि आखिर यहाँ कितना 1000 साल पुराना इतिहास दबा है, ताकि आज और आने वाले कल को अतीत से रूबरू करवाया जाए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये कंजावाला मामले की बात करते हैं। 20 साल की अंजलि की मौत के सिलसिले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है। वहीं अंजलि का परिवार भी लगातार हत्या का केस दर्ज किए जाने की मांग कर रहा था। कंझावला में अंजलि की मौत के 17 दिन बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करने के लिए कहा था। अंजलि का परिवार भी हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर रहा था। जो भी एमएलए वगैरह हैं जिनका नंबर प्रेम जी के पास है, वो कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हैं, बट कोई भी उनका फोन नहीं उठा रहा है। परिवार को दिल्ली सरकार ने जो भी आश्वासन दिए हैं उनकी मदद करे। और एक बार फिर मैं सारे मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपके सपोर्ट से 302 में मुकदमा दायर हो गया है और हम सबकी यही आशा और आकांक्षा है कि दिल्ली पुलिस जल्दी से जल्दी चार्जशीट दायर करे और सारे मुजरिमों को फांसी की सजा हो। 1 जनवरी की सुबह तड़के सुल्तानपुरी में अंजलि की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद अंजलि कार के नीचे फंस गई थी। आरोपी उसे करीब 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे। इस दौरान 2 घंटे का वक्त लगा, जबकि पुलिस का दावा है कि हादसे के 2 मिनट बाद ही आरोपियों ने कार से उतरकर देखा था कि अंजलि कार के नीचे फंसी हुई है। इस मामले में पहले पुलिस ने लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज किया, फिर गैर इरादतन हत्या का और अब जाकर हत्या का मामला दर्ज किया है। 302 की धारा लगाने के लिए अब 17 दिन के बाद ऐसा क्या पुलिस के पास ऐसा मिल गया था जो उसको ये साबित करता है कि ये केस 302 का है। 302 और 304 में सिर्फ फर्क ये है कि 5 एक्सेप्शंस जो हैं वो होती हैं, उसको बोलते हैं गैर इरादतन हत्या। जिस केस में 5 एक्सेप्शंस जो आईपीसी में दी हुई हैं
वो अगर कहीं है नहीं इस केस में वो आएंगी, तो वो ये 302 का जो सेक्शन है ये 4 स्टेज पर 304 में भी जा सकता है, लेकिन इसमें वो धाराएं मुझे नहीं लगता कि वो साबित कर पाएंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले कहा था कि मामला हत्या का नहीं है, क्योंकि हत्या के लिए कोई मोटिव होता है। इस मामले में सबूत मिटाने के आरोपी आशुतोष और अंकुश को जमानत मिल चुकी है, जबकि 5 आरोपी जेल में हैं। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त आरोपी अमित कार चला रहा था, लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसलिए उसके भाई अंकुश ने अपने दोस्त दीपक को फोन कर कहा कि वो हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए कहे कि हादसे के वक्त गाड़ी वो चला रहा था। कानूनी सलाह के बाद दिल्ली पुलिस ने अंजलि की मौत के मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि आखिर हत्या के पीछे मकसद क्या है। हालांकि दिल्ली पुलिस ये पहले ही कह चुकी है कि हादसे के ठीक 2 मिनट बाद आरोपियों ने अपनी कार रोकी थी और नीचे उतरकर देखा था कि गाड़ी के नीचे अंजलि फंसी हुई है। तो क्या खुद को बचाने के लिए आरोपियों ने अंजलि की हत्या कर दी? नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। हैदराबाद के आखिरी निजाम का शनिवार को तुर्की के इस्तांबुल में निधन हो गया था। आज उनका पार्थिव शरीर विशेष चार्टर्ड विमान से हैदराबाद लाया गया। उमा सुधीर की रिपोर्ट। हैदराबाद के 8वें और आखिरी निजाम नवाब मीर बरकत अली खान, जो मुकर्रम जा के नाम से जाने जाते थे, उनका पार्थिव शरीर मंगलवार की शाम को एक खास चार्टर्ड विमान के जरिए तुर्की के इस्तांबुल से हैदराबाद लाया गया। बुधवार दोपहर को उनका जनाजा हैदराबाद की ऐतिहासिक मक्का मस्जिद ले जाया जाएगा, जहां मगरिब की नमाज के बाद उनको सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। मुकर्रम जा बहादुर का शनिवार तुर्की के इस्तांबुल में 89 साल की उम्र में निधन हुआ। उनकी मां शहजादी दुरे शहवर तुर्की की उस्मानिया सल्तनत की शहजादी और आखिरी खलीफा अब्दुल माजिद सानी की बेटी थी। निजाम परिवार ने हैदराबाद पर 236 साल राज किया। 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान के वक्त में ही हैदराबाद राज्य भारत देश में शामिल हुआ था। सितंबर 1948 में उस्मान अली खान को दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति माना जाता है और मुकर्रम जा उनके पोते थे और उनको चुना गया 104 नाती पोतों में से। और मुकर्रम जा के निधन के बाद अब एक तरह से कहा जा सकता है कि आसफ जाही युग खत्म हो गया है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। छात्र नेता रोहित वेमुला की बरसी पर एक कार्यक्रम के दौरान लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कार्यक्रम के आयोजन को अनुमति न मिलने के कारण आक्रोशित छात्र प्रशासनिक भवन के पास जमा हुए थे। इसी दौरान आईसा और एबीवीपी के छात्र एक दूसरे से भिड़ गए। एबीवीपी के छात्रों पर जय श्री राम का नारा लगाने और हमला करने का आरोप लगाया। कैंपस में इस भिड़ंत के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दोनों छात्र गुटों को एक दूसरे से अलग किया। दरअसल 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। उस समय ये मामला काफी गरमाया था। रोहित वेमुला के निधन की बरसी पर कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में किया गया था। हालांकि कार्यक्रम के आयोजन को अनुमति न मिलने के बाद छात्र संगठनों का गुस्सा भड़क उठा। विश्वविद्यालय परिसर में अभी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। और वाराणसी में शुरू हुआ हॉट एयर बलून फेस्टिवल। दिखाएंगे आपको तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब अगली खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, जहां एक गर्भवती महिला को भारतीय सेना ने एयरलिफ्ट कराकर अस्पताल पहुंचाया। दरअसल गर्भवती महिला की हालत गंभीर थी। आसपास भारी बर्फबारी की वजह से सभी रास्ते बंद हो चुके थे। ऐसे में भारतीय वायुसेना और जिला प्रशासन ने महिला को एयरलिफ्ट कराकर अस्पताल पहुंचाया। और अगली खबर वाराणसी से, जहां बलून फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। लोग इसको लेकर बेहद उत्साहित हैं। सीएचएस मैदान से इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। हॉट एयर बलून से ऊंचाई से काशी का नजारा देखने लायक होता है। 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक ये फेस्टिवल चलेगा। हर बलून में 30 लोग बैठ सकते हैं।
निर्देशक राजकुमार संतोषी की गांधी गोडसे एक युद्ध नाम की फिल्म आने वाली है। इसको लेकर चर्चा गर्म है, फिल्म काफी विवादों में है, इसे बैन करने की मांग उठ रही है। अब इस फिल्म को लेकर फिल्मकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। पर क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है, कैसे रोका जाए उसे। गांधी गोडसे विवादित विषय पर बनी फिल्म, जिसमें कल्पना का सहारा लेते हुए निर्देशक ने महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को आमने सामने ला खड़ा किया और शुरू हुआ विचारधाराओं का युद्ध। गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र, एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। मेरे साथ असगर वजाद साहब राइटर जिन्होंने प्ले लिखी थी, वो साथ में थे, तो हम दोनों एक दूसरे को चेक करते थे। अगर ऐसा लग रहा है असगर साहब को नहीं मेरे जो है झुकाव जो है गोडसे की तरफ जा रहा है, तो मुझे टोक देते थे। उसी तरह का मुझे ऐसा लगे कि नहीं असगर साहब आप जरा गांधी जी का पक्ष ज़्यादा ले रहे हैं, तो मैं उनको टोक देता था। तो दोनों एक दूसरे को चेक करते हुए ये स्क्रीन प्ले जब मैं लिख रहा था तो मैंने उनको साथ पे रखा। विषय समकालीन है और विचारधाराओं की जंग आज भी है, और इसलिए कुछ राजनीतिक पार्टियों ने फिल्म को बैन करने की मांग कर दी। गांधी बनने में पूरी उम्र लग जाती है। बात मेरी या गांधी की नहीं है, बात देश की। ये जो फिल्म एक बार सेंसर हो जाती है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कानून की हम रिस्पेक्ट करते हैं। अदालत में जब एक फैसला हो जाए तो अगर अपील भी करना है तो हायर कोर्ट में जाते हैं, लेकिन सड़क पे उतर के अगर हमने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, ये गलत बात है। अभी मैंने सुना कि भोपाल में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट की है कि बोलते हैं कि भाई गांधी जी के बारे में गलत दिखाया है, वो गांधी जी को फॉलो करने वाले लोग हैं, गांधी जी को आदर्श मानते हैं। वो लोग ज़मीन पे उतर आए, रोड पे उतर आए, आग वाग लगा दिया, पुतले को जला दिया और धमकी दिया है थिएटर को आग लगा देंगे। इससे साफ पता चलता है कि वो गांधी जी को जानते नहीं है। बॉलीवुड फिल्मों के बैन और बॉयकॉट का मुद्दा पिछले पूरे साल छाया रहा, और इस साल इसकी लपेट में आ रही है शाहरुख खान की फिल्म पठान। फिल्म के एक गाने को लेकर विरोध हुआ, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ दृश्यों और गानों के कुछ हिस्सों में बदलाव करने की बात कही। कुछ लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद अगर फिर रिवाइज करने के लिए बुला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो भी आपने डिसीजन दे दिया भैया, इसका मतलब यह है कि आपके हाथ में कोई पावर नहीं है, आपका नॉलेज आपको श्योर नहीं है, आप कि लोग फैसला करेंगे, लोग डिसाइड करेंगे। तो कल तो कानून के साथ भी होगा। अगर कानून किसी को मुजरिम करार देती है, लोग बोलते नहीं मुजरिम नहीं है, प्रोटेस्ट किया, जज ने बोला बाबा दोबारा लाओ भाई केस, फिर मैं देखता हूँ, हाँ अभी ये जो है कसूरवार है। ये तरीका नहीं है। गांधी गोडसे एक युद्ध 26 जनवरी को रिलीज हो रही है, जिसमें गांधी की भूमिका में है दीपक अंतानी, जिन्होंने पर्दे पर 100 से ज्यादा बार गांधी या उनसे जुड़े किरदार निभाए हैं, और गोडसे के किरदार में है चिन्मय मंडलेकर, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स में यासीन मलिक का किरदार निभाया था। गांधी गोडसे और पठान एक दिन के अंतराल में रिलीज हो रही हैं, और दोनों ही विरोध का सामना कर रही हैं। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। झूठा है, शत्रु है वो हिंदुओं का, हिंदू राष्ट्र। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के कुरार पुलिस स्टेशन से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।